ओके। नमस्ते। वेलकम टू डाइव टू लर्न। श्रुति जी, नमस्ते मैम। आज हमारे साथ है श्रुति। इनका जेआरएफ हुआ है हिंदी से, और आज की वीडियो में हम इनकी जर्नी जो है शेयर करने वाले हैं अपने व्यूअर्स के साथ। तो श्रुति जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगी। कुछ आप अपने बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है और आपका जो जेआरएफ का सफर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं आप पहले। नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रुतकीर्ति अग्निहोत्री है। मैं लखनऊ से हूँ और 2019 में मैंने अपनी परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है कानपुर विश्वविद्यालय से। इसके अलावा 2019 में मैंने सबसे पहले नेट की परीक्षा दी थी, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि शुरू में इतनी तैयारी नहीं होती है, नहीं पता होता है चीज़ें कि मतलब किस स्ट्रैटेजी से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा और 2020 में मैंने दोबारा इस परीक्षा को दिया और उसके बाद मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। अच्छा, 2020 में आपका नेट क्वालिफाइड हुआ, जी, लेकिन जी, फिर भी जी। आपने ये जर्नी कंटिन्यू रखी। हाँ जी, और हाँ जी। नेट से जेआरएफ का सफर हम जानना चाहेंगे कि नेट से जेआरएफ का जो सफर है वो कितना मुश्किल या फिर कितना आसान कहें आपके लिए रहा है? अ, आसान तो नहीं था, जो बात है। काफ़ी मुश्किल हो जाता था, काफ़ी चीज़ें जैसे समझ में नहीं आती थी। मेनली जो हमारा पेपर 1 होता है, जी। ज़्यादातर बच्चों के सामने ये समस्या आती है कि जो हमारा विषय होता है, तो उसपे तो हमारा अपना कमांड होता है, हम उसको एमए में भी पढ़ते आते हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन जो हमारा पेपर 1 होता है, उसको लेके बच्चों के सामने बहुत सारी दुविधा रहती हैं कि हम उसकी तैयारी कैसे करें। ये सारी समस्याएँ मैंने भी मतलब फेस की हैं कि मुझे नहीं समझ में आता था कि पेपर 1 के लिए कौन-सी किताब अच्छी रहेगी पढ़ने में। मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध रहती हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। उस टाइम पे मैंने पेपर 1 के लिए केवीएस मदान की पुस्तक मैंने जी। पढ़ी थी। तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिली कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हुँ, जैसे हुँ। कि पेपर 1 होता है, अगर आपका 10 यूनिट्स में अगर डिवाइडेड है, तो हर एक यूनिट को आपको प्रॉपर पढ़ना है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे बहुत उस पुस्तक से मुझे थोड़ा ये मतलब रिलीफ़ हो गया था कि हाँ, हाँ, ये यूनिट्स हैं और ये चीज़ें मुझे पढ़नी हैं। पेपर 1 के संदर्भ में जानना चाहूँगी कि जैसे डीआई को लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हाँ, रहती है, तो हाँ डीआई जी, की हाँ जी। प्रिपरेशन विशेषकर आपने कैसे किया? डीआई के लिए मैम मैंने मेनली ये होता है कि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हुँ, हुँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे जैसे मतलब मेनली अगर आप मैथ्स को लगाते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो अगर आपको बेसिक क्लियर है, तो डीआई बहुत मुश्किल नहीं है। डीआई को मतलब तैयार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आपका मैथ्स में बेसिक क्लियर है तो। तो अच्छा, डीआई के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं 10 इयर्स के, तो उसको मैंने सॉल्व किया था। तो अच्छा। उसको सॉल्व करने के बाद जो उसका पैटर्न होता है कि डीआई के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। मेनली हुँ, क्या है कि हुँ। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चंस में वो क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चंस की भाषा आपको समझ में आ रही है, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, तो आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। जी, जी। डीआई के अलावा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो यूनिट रहता है, हाँ जी, उसके हाँ बारे जी। में भी कुछ बताएँ, बिकॉज़ इन यूनिट्स में कैसा है कि बच्चे कहते हैं हर बार अलग जो है उनको पैसेज देखने को मिलता है, हाँ और जी। बहुत बच्चे उसमें फँस जाते हैं कि इन पे जो है कैसे हम प्रिपरेशन करें। तो जी, आपने जी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी की थी, बिकॉज़ कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अलग से तैयारी नहीं भी की होती, फिर भी जी, वो जी, कर जी। पाते हैं। तो जी, जी। आपके जर्नी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या रोल रहा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है। जितने भी प्रीवियस ईयर के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स होते थे, उसको मैं प्रैक्टिस करती थी और उसके जो क्वेश्चन्स होते थे, उसको सॉल्व करती थी मैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स को करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस पैसेज को आप एक बार पूरा पढ़ लें। एक बार पहले आप पूरा पढ़ लें। जो मैंने अपनी तैयारी की थी कि मैंने पहले पहले मैं पैसेज पढ़ती थी, फिर मैं क्वेश्चन्स पढ़ती थी। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि क्वेश्चन्स पढ़ते हैं और हुँ, फिर वो भूल जाते हैं, है ना? मैंने हुँ, क्वेश्चन्स हुँ, पढ़े और फिर हमने पैसेज पढ़ा तो क्वेश्चन ही हम हुँ, भूल गए। तो मैं हुँ, क्या हुँ, करती थी कि पहले पैसेज पढ़ती थी, फिर एक बार हुँ, क्वेश्चन्स पढ़ती थी, फिर पैसेज हुँ। पढ़ती थी। तो उससे क्या होता है कि जो आंसर होते हैं वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी, 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 जी। और हमारा तो टाइम भी सेव होता है। जो आपका जेआरएफ का स्कोर्स रहा है, इसमें पेपर 1 कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए? मैम पेपर 1 तो मेनली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेपर सेकंड में तो काफ़ी बच्चे होता है कि अच्छे से मार्क्स आप गेन कर लेते हैं।
हाँ, प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आपका पेपर 1 में ही बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेपर 1 में कम से कम मतलब 30 से 35 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए आपके। इससे हम्म। कम होंगे तो आपके लिए जेआरएफ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जेआरएफ के लिए 35 प्लस जो है स्कोर होनी चाहिए। इस बार आपके पेपर 1 30 के तो मार्क्स कितने बने थे? पेपर 1 और हाँ, पेपर 2 के मार्क्स कितने पेपर बने? 1 में मेरे 30 रहे हैं और पेपर अच्छा। 2 में मेरे 70 प्लस रहे हैं। तो पेपर जी। 2 जो है आपको बहुत ज्यादा रोल प्ले किया इस बार भी जेआरएफ में। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जेआरएफ जी। के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगर हम हाँ पेपर 1 और 2 को कंपेयर करें तो जी। स्ट्रॉन्ग पेपर किसे मानेंगे आप? एज इन मैम, ये किसी एक एक पेपर को लेकर के हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इस कंपटीशन को अगर क्रैक करना है तो हमें जी। दोनों ही पेपर को लेकर के चलना होगा। अगर हम ये सोच लें कि अगर हाँ हमारा पेपर 2 बहुत ही स्ट्रांग है, अगर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये पेपर मतलब जेआरएफ हमारा क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दोनों ही पेपर पे फोकस करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उधर भी अच्छे मार्क्स, पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स लें और पेपर 2 में भी आप अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी आपका जेआरएफ क्रैक हो सकता है। तो पेपर 2 की विशेषकर जब आपने तैयारी की थी तो कुछ रिसोर्सेस संसाधनें जैसे बुक हो गया, यूट्यूब जी जी। मटेरियल हो गया, उस पर अगर आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि आपने किन-किन रिसोर्सेस का मदद लिया है स्पेशली पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी, हाँ जी। पेपर 2 के लिए सबसे पहले तो जो मैंने पुस्तक पढ़ी थी, वो सरस्वती पांडे जी की आती है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। उसको मैंने काफ़ी बार अच्छे से अध्ययन किया है। और इसके अलावा जो आजकल जो मतलब जो आजकल का न्यू पैटर्न है, उसमें कई बार ऐसा होता है जो कथन रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल का इतिहास का अध्ययन तो ज़रूरी करना चाहिए। मतलब ये तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ जैसे बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे जो डीप में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हुँ, आपको हुँ। हिंदी साहित्य का इतिहास का गहन अध्ययन करना ही करना है। इसके अलावा मैंने कुछ एमसीक्यूज़ जो पेपर थे वो सॉल्व किए थे। हुँ, हुँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 10 ईयर के थे वो पेपर पेपर 1 के लिए भी ज़रूरी है और पेपर 2 के लिए भी ज़रूरी है, कि आपको एमसीक्यूज़ तो लगाने ही लगाने हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। इसके लिए मैंने एक ऐप भी डाउनलोड किया था, डाइव टू लर्न ऐप, जो कि निःशुल्क उपलब्ध है सभी के लिए। तो उस पर उसको ऐप को डाउनलोड करने के बाद मैंने उसमें देखा कि नेट की परीक्षा से संबंधित जो लेटेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो लेटेस्ट सिलेबस पे पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो उसमें काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। तो उसको सॉल्व करने के बाद मुझे काफ़ी मदद मिली। हुँ, 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 हुँ। पेपर 2 के अगर हम कुछ कुछ यूनिट्स होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहते हैं। तो हुँ, पेपर 2 हुँ। के लिए आपका कुछ ऐसे यूनिट्स रहे हैं जिसको करने में आपको ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं या फिर आपको लगता है उनके लिए मटेरियल सफिशिएंट नहीं रहा है? हाँ जी, हाँ जी। पेपर पेपर 2 की अगर बात करते हैं तो जो हमारी पहली यूनिट है, हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी पहली और दूसरी यूनिट, तो उसके लिए तो मार्केट में काफ़ी पुस्तकें मिल, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर कोई अच्छी से गहन अध्ययन करता है, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जो रचनाएँ लगी हैं, जैसे यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक, जो रचनाएँ हुँ, हुँ। लगी हुई हैं, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। हुँ, और हुँ। इस बार जो मैंने 2021 में जो मैंने ये परीक्षा दी थी, तो मैंने ये चीज़ मतलब ध्यान दी है कि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पुराने पैटर्न पे नहीं पूछे जा रहे हैं। अब हुँ, हुँ। उन्होंने जो रचनाएँ उन्होंने लगाई हैं, उसका आपको गहन अध्ययन करना है। बिना मूल पाठ को पढ़े आप उन क्वेश्चन्स का आंसर नहीं दे सकते हैं। हुँ, जैसे हुँ, मैंने हुँ। इस बार देखा कि जो यूनिट 10 हमारी लगी हुई है, उसमें कथेतर गद्य, तो काफ़ी मात्रा में कथेतर गद्य से क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। और हुँ, वो जो हुँ। प्रश्न पूछे गए हैं, उसके लिए अगर आपने मूल पाठ नहीं पढ़ा है, तो उन प्रश्नों का मतलब उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। तो जी, इस जी, जी। तरीके की चीज़ें सामने आई हैं कि अब जो है, अब जो मतलब एनटीए जो पेपर बना रहे हैं, तो वो मतलब वो रचनाओं के अंदर से पूछ रहे हैं। इसलिए आपको रचनाओं का भी गहन अध्ययन करना ही करना है। जी, जी, बिल्कुल। सो गहन अध्ययन जो है बहुत महत्व रहता है स्पेशली पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हाँ, जैसे आपने कि बताया कि 2020 में ही जो है आपका नेट हो गया था और जी, 21 में वापस से आपने जेआरएफ के लिए विशेष प्रिपरेशन की। जी, तो जी, जी। चूँकि ये बहुत ही लंबी जर्नी रही है, 1 साल के बाद लगभग एग्ज़ाम हुआ है। तो कहीं बिल्कुल। न कहीं ऐसा कभी पड़ाव आया आपके सामने जहाँ पे आपको लगा कि आप दिशाहीन हो गए हैं या फिर अब बस हो गया है, 1 साल से हम वही-वही चीज़ें जो है पढ़ते जा रहे हैं? या फिर अगर हम अलग शब्दों में कहें तो क्या स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फैक्टर था आपके लिए
जिसकी वजह से जो है जेआरएफ जो है आपकी ये जर्नी मेहनत रंग लाई है? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या आती है कि हम पहली बार में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो उस समय एक निराशा आ जाती है मन में कि अब बस बहुत हो गया, मतलब अब नहीं करना है, अब शायद नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं करना है, बस यही नहीं करना है। कि मैंने अपनी मतलब इस जर्नी में जो चीज़ मतलब एक्सपीरियंस की है, कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको वो जारी रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब मेरा 2020 में जब ये मेरा नेट क्वालीफाई हुआ था और मेरा कुछ नंबर से जेआरएफ रह गया था, तब मुझे बहुत निराशा एक हुई थी कि शायद क्या बहुत मुश्किल होगा, जेआरएफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन और उसी बीच ये कोविड का भी पैंडेमिक हुँ, हुँ। चला है, तो जी, जी, उस जी। वजह से भी काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हुए, क्योंकि ये जो परीक्षा अब 2021 में हुई, वो पूरे 14 महीने बाद कराई गई है। जी, 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 तो जी। उस बीच ये होता था कि जब मैं पढ़ती थी बहुत टाइम, अच्छा अभी नेट पे पढ़ती रहती थी कि अच्छा अब एग्ज़ाम होने वाला है, अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत परेशानी है कि मन में ये आता था कि अच्छा कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम? पढ़ते थे, फिर एक बंद कर तरीके देते थे, से फिर पढ़ते थे। फ्रस्ट्रेशन बन जाता है हाँ, स्टूडेंट्स एक में। फ्रस्ट्रेशन मन में आने लगता था। तो ये वो फ्रस्ट्रेशन मेरे लिए उस समय ऐसा लगा कि अच्छा अब छोड़ देते हैं, अच्छा अब नहीं पढ़ते हैं। लेकिन फिर मन में आया नहीं, करना है तो करना है। जी, जी, जी। सतत प्रयास जो है, जो आपकी मेहनत जो है 14 महीने कंटिन्यूअस जो है पढ़ाई करना भी अपने आप में एक बहुत जो है बहुत बड़ा बात है। अगर आप किसी नो वॉइस के संदर्भ में बात करें जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपके समझ से कितना टाइम जो है उनके लिए आइडियल होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा प्रिपरेशन पेपर 1 पेपर 2 को कितना समय लग जाता है? आप चूँकि आप वर्किंग रही हैं, तो आप वर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में भी इन चीज़ों को बताएँ कि वर्किंग रहने के साथ-साथ आपको कितना टाइम लगा इस जी, जर्नी में? और आप जो फ्यूचर में लर्नर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी जेआरएफ के लिए विशेषकर, उनके लिए जो है आप कितना टाइम बतलाना चाहेंगी कि वो अपने टाइम को कैसे डिवाइड कर सकें या टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगी? मैम मुझे लगता है कि अगर इस कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 6 मंथ इनफ है। 6 6 मंथ्स महीने में। का अगर गहन अध्ययन आप करते हैं, 6 महीने का लगातार आप अध्ययन करते हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है। ये 6 महीने में आप इतना तैयार कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ये जो बात है, ये नॉन वर्किंग के लिए थोड़ा आसान हो जाती है, लेकिन जो वर्किंग पर्सन्स हैं, हुँ, उनके हुँ। लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मतलब ऑफिस के टाइम के बाद उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो पढ़ पाएँ। जैसे मेरे साथ होता था कि मतलब 8 घंटे अगर मैं जॉब कर रही हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, एक टाइम टेबल बनाया था मैंने कि हुँ, हुँ। मतलब मॉर्निंग में मुझे इतने बजे उठना है और 2 घंटे मुझे सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता था कि पेपर 1 अगर मेरे लिए टफ हो रहा है, तो मैं सबसे पहले मैं 2 घंटे पेपर 1 को दूँगी। तो उस टाइम पे मैंने 2 घंटे मॉर्निंग का, जो मैं ऑफ़िस के पहले का टाइम, मैं 2 घंटे सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठ के पेपर 1 सॉल्व करती थी। उसको अच्छे से, मतलब जो सबसे टफ यूनिट होती थी, तो उसको आज ये यूनिट है, आज ये, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से वो मैंने उस यू मतलब पर यूनिट को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर 8 आवर्स की ये जॉब के बाद इवनिंग के टाइम पे फिर आप थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, आप घर जो भी आपका अपना पर्सनल वर्क्स रहता है, उसके बाद फिर नाइट में, लेट नाइट में जो मेरा पेपर 2 होता था, तो उसको मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी। पेपर 2 लेट नाइट तक आपने अध्ययन हाँ, किया है और पेपर 1 जो भी आपकी डिफिकल्ट चीज़ें रही हैं, तो जी, जी, उसको जी। आपने मॉर्निंग में जो है कंप्लीट किया मॉर्निंग है। में। जी, तो जी, लर्निंग जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं मैडम जी। के प्रिपरेशन उनके लिए जर्नी से। सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम टेबल आप बना कर के अगर पढ़ेंगे, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। एडुकेटर्स की अगर बात करें तो आपने किसी पर्टिकुलर एजुकेटर्स को फॉलो किया अपनी जर्नी में, जिनको आप अपना श्रेय देना चाहेंगे इस जेआरएफ का? तो वो भी आप शेयर कर सकती हैं। मैम वैसे तो मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि एसएस क्लासेस रही हैं, हुँ, हुँ। उसमें शालिनी मैम का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इस जर्नी में उनके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और इसके अलावा उनकी एक पुस्तक भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैंने अंत में ये ली थी, मैंने अभी लास्ट ईयर ये अच्छा, पुस्तक है, ये पुस्तक। सो ये अगर पुस्तक आप है संपूर्ण हिंदी साहित्य की
डाइव टू हाँ लर्न जी, हाँ बैनर जी। की ही पुस्तक है ये। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। ये पुस्तक भी जो है आप ले सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में हाँ, आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ, लिंक प्लीज़ दे दीजिएगा। इस पुस्तक में ये है कि जो ये एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, लगभग जी, 6500 एमसीक्यूज़ हैं, उसमें काफ़ी नेट के जो क्वेश्चन्स हैं, जो नए पैटर्न पे हैं, नए पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो काफ़ी जी, अच्छी मात्रा में इसमें दिए गए हैं। तो जी, उसको सॉल्व करने से मुझे जो नए क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, वो मेरे लिए ईज़ी हो गया था। ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटजीज़ को यदि हम सम अप करें तो आपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया है सबसे ज़्यादा, विशेष करके के जो है। हाँ जी, एक हाँ जी। टाइम टेबल फ़ॉलो किया है और निरंतर फ़ॉलो किया है। जी, अ, नेट के बाद भी जो है मोटिवेशन बना करके रखा है, सतत प्रयास किया है आपने अपने जेआरएफ के लिए, जर्नी के लिए, है ना? अगर आप अपने लर्नर्स को जो है, आगे जो आने वाले जेआरएफ के लिए एस्पिरेंट्स हैं, कुछ आप अगर आप उनको 2 शब्दों में उनका मोटिवेशन, उनको मार्गदर्शन कर सकें कि कहाँ से जो है वो स्टार्ट करें और कैसे आप उनकी जर्नी जो है सफल हो जाए, उसके बारे में जो है कुछ विशेष तैयारी के बारे में आप उनको कुछ 2 शब्दों में कह दें? मेरा यही मानना है कि अगर आप नियमित रूप से अध्ययन करते हैं और अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपने अभ्यास नहीं किया, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं और अगर हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो पुरानी जो चीज़ें होती हैं, हम उसको भूल जाते हैं। तो नियमित अध्ययन और अभ्यास ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा यही मानना है कि जिस समय आप परास्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, उसी बीच हमको ये शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने ये निर्णय ले लिया है कि मुझे नेट क्वालिफ़ाई करना है, तो उसी बीच आपको ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आपका कम समय में ही आपको ये सफलता हासिल हो सकती है। ओके। ओके श्रुति कीर्ति जी, तो ये था हमारा छोटा-सा इंटरैक्शन श्रुति कीर्ति अग्निहोत्री जी के साथ। वन्स अगेन बहुत-बहुत बधाई आपको, आपके जेआरएफ के लिए, धन्यवाद। फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके आगे की जर्नी जो है, पीएचडी की जर्नी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी जो है, बहुत शुभ हो। और इसी के साथ जो है, हम ये वीडियो का एंड करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एवरीवन।